हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए डेली वीडियोस आती हैं। इन वीडियोस में टोटल हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से होते हैं, लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए सोशियोलॉजी से या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं सोशियोलॉजी से, तो उसके लिए भी इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। नेट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पेपर होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है एंड सेकंड आपका सब्जेक्ट यानी कि सोशियोलॉजी का होगा। इन सभी से रिलेटेड प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सबका अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है? जाति को प्रजातंत्र में सहायक किसने माना? ऑप्शंस देखिए, एफ.जी. बेली, H.I. रुडोल्फ, श्रीनिवास या फिर योगेंद्र सिंह ने। तो यहाँ पर रुडोल्फ का मानना है कि जाति प्रजातंत्र में सहायता करती है। राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय को परिभाषित किया जाता है घनिष्ठ और एकांतिक रूप से साथ रहना। ऑप्शन बी है घनिष्ठ और निजी रूप से साथ रहना। ऑप्शन सी है निजी और एकांतिक रूप से साथ रहना, या फिर ऑप्शन डी घनिष्ठ निजी और एकांतिक रूप से साथ रहना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका घनिष्ठ और एकांतिक रूप से साथ रहना, ये समुदाय को परिभाषित करता है। राइट आंसर सेकंड का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ को सामाजिक जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रवेश किया जाता है सचेतन रूप से, जानबूझकर, सचेतन रूप से और जानबूझकर, सचेतन और अनजाने में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संघ क्या है, संस्था क्या है, समिति क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उससे आते हैं, ज़्यादातर पूछेंगे आपकी विशेषताएं, ठीक है, और फिर या फिर उदाहरण, ये समिति है, संस्था क्या है, तो वहाँ पर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्थ क्वेश्चन है, सामाजिक मानक है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक रूप से ग्रहित प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है, सामाजिक रूप से स्वीकार प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है, या ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक मानक ऐसे नियम होते हैं जो कि जो समाज है उसके द्वारा ये मान्य होते हैं नियम, जिनका पालन समाज के अधिकांश लोग करते हैं, और ये जो मानक होते हैं वो हमारे यानी व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, उन पर नियंत्रण रखते हैं, और जो व्यवहार है वो उचित है अनुचित है इनको भी बताते हैं। जो उचित होते हैं उन व्यक्ति के व्यवहार, उनको समाज के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है, और जो गलत होते हैं अनुचित होते हैं उनके द्वारा यह समाज क्या करता है, दंडित करता है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कह लें तो जो समाज में जो आचरण के नियम होते हैं वे ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लघु समुदाय की विशेषता बताई थी वो 4 बताई थी, इसमें से कौन एक है जो नहीं है? लघुता, आत्मनिर्भरता, सुस्पष्टता, विजातीयता। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर विजातीयता है, यानी कि ये नहीं है। बाकी की 3 है, लघुता, आत्मनिर्भरता, सुस्पष्टता, और एक जो है फोर्थ नंबर की विशेषता वो है समरूपता। नोट कर लीजिए, समरूपता। एंड
अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया था, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर फोर्थ विशेषता क्या हो गई, समरूपता। और इन्होंने कहा था कि जो लघु समुदाय है वह व्यक्ति के पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंधन है। ऐसे स्टेटमेंट दे देते और कहते हैं यह कथन किसका है, लघु समुदाय पालने से शमशान तक का प्रबंधन है, किसने कहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। नेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। इनकी जो बुक्स हैं वो पूछी गई हैं, इनकी जो इन्होंने लघु समुदाय की विशेषताएं बताई हैं वो पूछी गई हैं। एंड जो अभी आपको बताया गया स्टेटमेंट लघु समुदाय पालने से शमशान तक का प्रबंधन है, ये इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बुक्स से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, आपसे डेली कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, पीजीटी का दे रहे हो एग्ज़ाम, किसी भी समाजशास्त्र के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर जो बुक्स हैं, स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है सोशियोलॉजी की, उनको ज़रूर याद कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बुक्स किसकी है, ठीक है, तो आप वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में परिवर्तन के विषयक एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है। विकासशील देशों में परिवर्तन के विषयक एशियन ड्रामा, ये बुक किसकी है, एशियन ड्रामा। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम हो, पहली बार अगर वीडियोस देख रहे हैं आप, स्टडी आपने अभी से शुरू की है, अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो जो वीडियोस हैं बुक से रिलेटेड उसमें भी काफ़ी बार बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एशियन ड्रामा बुक है वो गुरनार मिर्डॉल की है। यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के अनुसार मानवीय अंतरक्रिया है संचार, दूसरों का सार्थक अनुक्रिया, संरचनात्मक अंतरक्रिया, भावों की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरक्रिया और बाह्य समूह के रूप में समूहों का जो वर्गीकरण है वह किसने किया है। अंतरक्रिया और बाह्य समूह के रूपों में समूहों का जो वर्गीकरण किया है वो किया हुआ है समनर ने। यहाँ पर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात हो रही है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का समनर का जो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का ताना बाना समाहित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संरचना की बात हो रही है, सामाजिक संरचना में व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का ताना बाना समाहित है। किसने कहा है, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, मैकेवर या फिर मर्डॉक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रस्थिति पुंज और प्रस्थिति अनुक्रम का विश्लेषण किया है। प्रस्थिति पुंज और प्रस्थिति अनुक्रम का विश्लेषण किसने किया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखी हैं जिसमें केवल कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि कॉन्सेप्ट किसका है तो आप बता लेंगे। यहाँ पर प्रस्थिति पुंज और जो प्रस्थिति अनुक्रम है यानी कॉन्सेप्ट है वो मर्टर ने दिया है, राइट आंसर 10th क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, टीबी बोटोमोर के अनुसार सामाजिक संरचना एक सकुलर है, ठीक है, सकुल है, समाज में प्रमुख संस्थाओं का, समाज के प्रमुख समूहों और संस्थाओं का, समाज में प्रमुख समूहों का या फिर मुख्य संस्थानिक स्वरूपों का। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर समाज के प्रमुख समूह और संस्थाओं का है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार नियम कब पारित किया गया था। 1955 में, 1956 में, 1930 में या फिर 1927 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1955 हो जाएगा, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार यहाँ पर 1956 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, राइट आंसर 1956 है, ठीक है, क्या है 1956 है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के लागू होने से एकल विवाह और तलाक के प्रावधानों को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। तो यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 राइट आंसर यहाँ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आदिवासियों में से किस एक में बहुपति प्रथा पाई जाती है। टोडा जनजाति में, भील जनजाति में, संथाल जनजाति में या फिर गौंड जनजाति में। तो यहाँ पर जो बहुपति प्रथा है वो पाई जाती है टोडा जनजाति में, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार के प्रमुख जो मुख्य प्रकार है वे कौन से हैं।
यहाँ पर फैमिली के फंक्शंस की बात हो रही है जो कि किंग्सले डेविस ने बताए हैं, वो कौन से हैं। तो 15 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रजनन, देखरेख, समाजीकरण और आर्थिक सहायता। इसके अलावा अगर हम बोटोमोर की बात करें तो ये जो 4 है यानी कि प्रजनन, देखरेख, समाजीकरण और आर्थिक सहायता, ये है इसके ये बोटोमोर ने भी बोला है। यहाँ पर आर्थिक उन्होंने कार्यों को जोड़ दिया है, ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया है, आर्थिक कार्यों को जोड़ दिया है और ये बोटोमोर का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर किंग्सले डेविस ने क्या बताया, ऑप्शन ए प्रजनन, देखरेख, समाजीकरण और आर्थिक सहायता। राइट आंसर 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकारात्मक दृष्टि से सामाजिक स्त्रीकरण है व्यक्तियों का प्रस्थापन, व्यक्तियों की उत्प्रेरणा, सार्वभौमिक आवश्यकता, जानबूझकर विकारी उपाय। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो व्यक्तियों का प्रस्थापन होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। सामाजिक संस्तरण का जो प्रकारवादी सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ था, डेविस एंड मोर ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको कई बार बताया जा चुका है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किसने किया। ये बुक की बात हो रही है, किसकी है, कपाड़िया की, प्रभु की, ठीक है, IP देसाई या फिर GS घुरिये की। तो यहाँ पर 18 का जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। क्या है आपका, ऑप्शन बी है, PN प्रभु है यहाँ पर राइट आंसर। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये जो बुक है वो PN प्रभु की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यह बुक किसकी है। तो ये बुक किसकी है, इरावती कार्वे की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये इरावती कार्वे की है। IP देसाई की इंपॉर्टेंट बुक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ठीक है। महुआ पर इन्होंने फील्ड वर्क भी किया था, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फील्ड वर्क से भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे तो उन्हें भी याद कर लीजिएगा। काफ़ी एग्जाम में फील्ड वर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, यह किसने इंगित किया है कि जाति की बाह्य यानी कम महत्वपूर्ण भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है, ना कि उसकी मूलभूत प्रक्रियाओं में। MN श्रीनिवास ने, योगेश अटल ने, योगेंद्र सिंह ने, TK उमन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संस्तरण के आधार कौन से हैं। वर्ग, प्रस्थिति और शक्ति, वर्ग, जाति और प्रस्थिति, प्रस्थिति, शक्ति और जाति, शक्ति, वर्ग और जाति। तो यहाँ पर वर्ग, प्रस्थिति और शक्ति है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता और अपवित्रता को किसने जातीय समानताओं का आधार माना है। घुरिये ने, MN श्रीनिवास ने, ड्यूमो ने या फिर योगेंद्र सिंह ने। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर ड्यूमो है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग परिभाषित किए जाते हैं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व से, उत्पादन के साधनों से उनका संबंध, भूस्वामित्व या फिर भूस्वामित्व का ना होना। तो यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो वर्ग परिभाषित किए जाते हैं उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से। राइट आंसर 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के वर्ग विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में नेट के पूछा गया है। औद्योगिक समाज के वर्ग विश्लेषण में मध्यम वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, डेहरनड्रॉफ ने दिया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्रियों द्वारा सामान्य रूप से सामाजिक संस्तरण किन प्रकार में विभेद किया गया है। ठीक है, सामाजिक संस्तरण में किन प्रकारों में विभेद किया गया है समाज शास्त्रियों द्वारा। दास्ता, जागीर, जाति और वर्ग परिस्थिति। ऑप्शन बी है भूस्वामित्व, दास्ता, जाति और शक्ति, दास्ता, वर्ग, जाति और जागीर। डी है वर्ग, जाति, शक्ति और धार्मिक परिस्थिति। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है 25 का ऑप्शन ए है दास्ता, जागीर, जाति और वर्ग परिस्थिति। ठीक है, बोटोमो ने सामाजिक स्तरण के 4 प्रमुख स्वरूपों की बात की है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं ये किसने बताया है, उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के जो 4 स्वरूपों की बात किसने की है, तो बोटोमो। दास्ता, जागीर और जाति,
वर्ग परिस्थिति में, ठीक। दास्ता, जागीर, जाति और वर्ग परिस्थिति, ये सामाजिक जो स्त्रीकरण है या संस्करण है उसके 4 प्रमुख स्वरूपों की बात टी.बी. पोटोमोर ने की है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है पुरुषार्थों का सही क्रम कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है, तो वर्ग असमानताएं बढ़ी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है एशियाई समाज की अवधारणा को किसने प्रयुक्त किया है, वेबर ने, हेनरी मैन ने, दुर्खीम ने या फिर कार्ल मार्क्स ने, तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है किसने कहा है आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन.के. बोस ने, घुरिये ने, डी.एन. मजूमदार या फिर पी.एन. प्रभु। आपको पहले भी बताया जा चुका है, नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। आदिवासी को पिछड़े हिंदू कहा है किसने, घुरिये ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है राजस्थान विलेज, ये बुक किसने लिखी है, योगेंद्र सिंह की है, दुबे की है, योगेश अटल या फिर ब्रजराज चौहान, तो यहाँ पर ब्रजराज चौहान, बी.आर. चौहान की बुक है राजस्थान विलेज। फ्रेंड्स, बुक से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो बुक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब यहाँ से जीएस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था, नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकानर, इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, यानी कि जो सत्याग्रह की गांधी जी की रणनीति है उसमें से सबसे लास्ट में किसको रखा, बहिष्कार को, धरना को, उपवास को या फिर हड़ताल को, तो हड़ताल को रखा था। यहाँ पर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और उपवास को उन्होंने अग्निबाण भी कहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं अग्निबाण किसे माना है, सत्याग्रह की रणनीति में किसे अग्निबाण माना, तो उपवास है, ठीक। इसको सबसे प्रभावकारी अस्त्र मानते हैं उपवास को। और सबसे लास्ट में किसको रखा है, हड़ताल को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। यह इनका जो कार्यकाल था 1916 से 1921 था, ठीक है। 1916 से 1921 था। और जो ये रॉलेट एक्ट है इसको काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार पुलिस कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ, तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता। राइट आंसर 34 का ऑप्शन सी है। इस समझौते के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। और जो पहला है ना सेकंड हुआ था जिसमें वो भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी, प्रथम जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें जो कांग्रेस था वो कांग्रेस दल ये तैयार हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ऐसे भी पूछ सकते हैं गांधी इरविन समझौते के बाद किस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942 में, 10 अगस्त 1942 में, 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942। तो केवल 1942 ही याद रखने से नहीं काम होगा, डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये 9 अगस्त 1942 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर। नेक्स्ट है चाणक्य का अन्य नाम था, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाख दत्त। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर विष्णुगुप्त है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था,
मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। यहाँ पर गलत बताना है, तो यहाँ पर लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, नीला, हरा, सफ़ेद या फिर नीला? तो यहाँ पर लाल होगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए इनमें से प्रति व्यक्ति कितने प्रति व्यक्ति कैलोरी को अगर व्यक्ति ग्रहण करता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। यानी कि निर्धारण बताना है कितनी कैलोरी का है, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी या फिर 2600 कैलोरी? तो यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2400 कैलोरी। यहाँ पर राइट आंसर 39 का ऑप्शन बी है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में बताना है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र का था जो आपने देखा है, कितना बताया गया आपको 2400। अब शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है तो यह 2100 कैलोरी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, शहरी क्षेत्र में 2100 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या फिर कृषि विकास? तो यहाँ पर सतत आर्थिक विकास से मतलब क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। राइट आंसर यहाँ पर 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है बेरोजगार व्यक्तियों से? ऑप्शन बी है गृहिणियों में बेरोजगारी से। ऑप्शन सी है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से। ऑप्शन डी है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। ठीक है, मतलब कोई काम है जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन उसी काम को ज़्यादा लोग मिलकर के कर रहे हैं, ये छिपी बेरोजगारी को दर्शाएगा। राइट आंसर यहाँ पर 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 2014 को लोकमान्य जयप्रकाश के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? 11 अक्टूबर 2014 को लोकमान्य जयप्रकाश का जन्म दिवस था, उसकी वर्षगांठ थी, उस पर कौन सा इनमें से कार्यक्रम था जिसे शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर सांसद आदर्श ग्राम योजना हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं? CSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर, NSSO के परिवारों के आय के सर्वे पर, NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर या फिर योजना आयोग के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर? तो यहाँ पर जो 44 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय स्थित है किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में या फिर शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। यहाँ पर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताना है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की पूछी जा रही है। अनाईमुड़ी, अमरकंटक, गुरु शिखर या फिर महेंद्रगिरी? तो यहाँ पर राइट आंसर 45 का अनाईमुड़ी है। 45 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 46 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो जो नीलगिरी पर्वत है वो कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर 47 का राइट आंसर तमिलनाडु, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है तमिलनाडु के अलावा कहाँ कहाँ है? केरल और कर्नाटका में। ठीक है, केरल और कर्नाटका में। राइट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है यानी जानी जाती है, जो अपने मार्ग का परिवर्तन करती है? गंगा, कोसी नदी, दामोदर नदी या फिर गोमती नदी? तो आप सभी जानते हैं कोसी नदी। यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? यहाँ बताना है कौन सा महाद्वीप है जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में या फिर यूएसए में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। ठीक है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ पर, और यूएसए में बात करें तो रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है ऐसे पूछे तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये जर्मनी में हो जाएगा। माउंट टिटलिस पर्वत की बात हो रही है तो ये स्विट्ज़रलैंड में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 50 का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।